गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और वो चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ थ्योरी दे रखी है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी थ्योरी दे रखी है। इस चैप्टर में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर आप प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ें। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 9, ये टोटल 8 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है। तो आप सारे प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे दे रखे हैं जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर सबसे लास्ट में, मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर खत्म करने के बाद पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर की थ्योरी में, इस चैप्टर में जो थ्योरी दे रखी है उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मेनली 2 फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, फंड को एक्वायर करना और सेकंड, फंड को यूज करना। तो उसकी जो मीनिंग है वो भी इन 2 फंक्शन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन। देखो यहां पर दे रखा है रिलेटिंग टू एक्विजिशन, फंड को एक्वायर करना, एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूज करना, of the financial resources of an undertaking in keeping with its financial objective। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फंड को एक्वायर करना और फंड को यूज करना, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर मेनली 2 aspects of financial management. First is procurement of fund and second is effective use of fund। तो बहुत सिंपल मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सेकेंड पॉइंट इसमें दे रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवोल्यूशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज जिस स्टेज पे है, स्टार्टिंग से इस स्टेज पे नहीं था। सबसे पहला था ट्रेडिशनल फेस, सबसे पहले था ट्रेडिशनल फेस। ट्रेडिशनल फेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज केवल और केवल कुछ एक्टिविटीज में ही होता था, जैसे टेक ओवर करना है, किसी बिजनेस का टेक ओवर करना है, या 2 बिजनेस का मर्जर होना है, या बिजनेस का एक्सपांशन करना है, या बिजनेस का लिक्विडेशन करना है। तो कुछ एक्टिविटीज थी जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता था। हर एक्टिविटीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज नहीं होता था। ट्रेडिशनल फेज के बाद हम पहुंच गए ट्रांजिशनल फेज में। ट्रेडिशनल फेज में जहां जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है, ट्रांजिशनल फेज में वहां तो यूज होता ही था, बट उसके अलावा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज जो फाइनेंस से रिलेटेड थी, वहां भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होना स्टार्ट हो गया। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस फंक्शन वाज एडेड टू द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के साथ के काम में जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस थी, उसको भी ऐड कर दिया गया। और उसके बाद में हम पहुंच गए मॉडर्न फेज में। अभी जो फेज है वो है मॉडर्न फेज। जो ट्रेडिशनल फेज में था, टेक ओवर, मर्जर, एक्सपांशन, लिक्विडेशन, वहां तो होता ही। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है, वहां भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है। बट इसके अलावा कुछ और ऐसी एक्टिविटीज थी जिसको हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया, जैसे कैपिटल बजटिंग। प्रैक्टिकल में चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कैपिटल बजटिंग, जैसे ऑप्शन प्राइसिंग। ये सब शेयर्स के केस में होते हैं। शेयर्स के केस में ऑप्शन प्राइसिंग होती है। शेयर्स के केस में ऑप्शन, उसकी प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में इंक्लूड कर दिया। वैल्यूएशन, चाहे बिजनेस का वैल्यूएशन करना हो, चाहे शेयर्स का वैल्यूएशन करना हो, चाहे बॉन्ड का वैल्यूएशन करना हो, चाहे डेब्ट का वैल्यूएशन करना हो, हर वैल्यूएशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज होता है। तो जो मॉडर्न फेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। और अभी हम कौन सी फेज में, मॉडर्न फेज में।
स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेनली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन को इंक्लूड करते हैं। मेनली, मैं ये नहीं कहूँगा केवल ये 3 डिसीजन ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। मेनली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप के डिसीजन को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से उठाना है, कहाँ से अरेंज करना है, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डेब्ट से या कोई और सोर्स से कहाँ से पैसा अरेंज करना है, इट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमने जो पैसा उठाया, जो पैसे हमने एक्वायर किए, उसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा, डिविडेंड डिसीजन, हमने जितना प्रॉफिट अर्न किया उसमें से हमें कितने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने प्रॉफिट को रिटेन करना है, मतलब डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मेनली ये 3 डिसीजन को इंक्लूड करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पॉइंट थ्योरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस के जो भी डिपार्टमेंट है वो अपनी वर्किंग इस तरह से करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बिजनेस का एक डिपार्टमेंट है। जब सारे ही डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में हम फंड को इन्वेस्ट करें तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑब्जेक्टिव के एडवांटेज के, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो उसके फायदे क्या? पहला फायदा, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट। अगर हमारा टारगेट प्रॉफिट है तो हम उसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने हमारा टारगेट रखा कि हमें इस साल 50 करोड़ रुपए अर्न करने, तो हम प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। जब हमारा टारगेट प्रॉफिट होता है तो हम सारे फाइनेंशियल डिसीजन को प्रॉफिट से लिंक कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिसीजन, हम कैपिटल को अरेंज करने का डिसीजन इस तरह से ले सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, राइट? तो इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। बट इस ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज, एम्फेसाइज द शॉर्ट टर्म गेन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड, इग्नोर रिस्क और अनसर्टेनिटी। ज्यादा प्रॉफिट कहां होता है? जहां ज्यादा रिस्क होती है। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन ऑब्जेक्टिव बना दोगे, इसका मतलब है आप बहुत सारी रिस्क भी ले लोगे। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। तो ये इग्नोर करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी को। इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैपिटल बजटिंग में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। प्रॉफिट मिलना चाहिए, अब कब मिले इस टाइमिंग को ये इग्नोर करता है। रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्सेज। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज की भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हो, तो आपको हो सकता है इमीडिएट रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। टू नैरो ऑब्जेक्टिव। ज्यादा प्रॉफिट कमाना मतलब ये बहुत नैरो ऑब्जेक्टिव है, आप इसमें सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देते हो। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इज
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ना कि प्रॉफिट को। अब आप कहोगे ये वेल्थ और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? वेल्थ का मतलब है बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करना, या फिर मैं ऐसे कहूं कि शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। एक कंपनी में, कंपनी का वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? शेयर्स का वैल्यूएशन। तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना। शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए, शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला काम आता है वो होता है अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सबसे मेन फॉर्मूला यूज आता है मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर डिपेंड ऑन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा मार्केट प्राइस। तो आपने कहा इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तभी तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? नहीं, एक और फैक्टर जो मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के काम आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिलेटेड टू रिस्क। अगर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क ली तो हो सकता है मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ने की बजाय घट भी सकती है। कैसे? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो अभी आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है 10 रुपीज, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मींस योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सपोज वो 10% है। इट मींस एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10 डिवाइडेड बाय 10%, ₹100। मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए आपने अर्निंग को बढ़ाना स्टार्ट किया। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जहां से आपकी अर्निंग बहुत बढ़ी। आपकी अर्निंग 10 रुपीज से बढ़कर हो गई 15 रुपीज। बट वो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो आपने ज्यादा कमाने के लिए एक्सेप्ट किए, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क थी, और आपकी जो रिस्क थी वो 10% से बढ़कर हो गई 20%। KE इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा KE। आपकी अर्निंग तो बढ़ी बट आपकी रिस्क भी बढ़ी। रिस्क बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो गई। नाउ इफ यू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर 15 रुपीज अर्निंग डिवाइडेड बाय 20% इक्वल्स टू ₹75। मतलब पहले जो आपकी मार्केट प्राइस, जब आपकी अर्निंग 10 रुपए थी, आपके शेयर की मार्केट प्राइस 100 रुपए थी। बट आपकी अर्निंग बढ़ी, 10 रुपए से बढ़कर 15 हो गई, और आपकी मार्केट प्राइस 100 रुपीज से कम होकर 75 हो गई। क्योंकि आपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने, प्रॉफिट को तो इंक्रीज किया आपने, बट आपने रिस्क को इग्नोर कर दिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमें प्रॉफिट को तो बढ़ाना है बट रिस्क को ध्यान में रखते हुए। अगर हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे हो सकता है रिस्क बढ़े, मगर हमें यह देखना है कि प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ज्यादा हो और रिस्क में इंक्रीमेंट कम हो। जब तक प्रॉफिट का इंक्रीज रिस्क के इंक्रीज से ज्यादा है तब तक वो हमारे लिए ठीक है, बट अगर प्रॉफिट का इंक्रीमेंट से ज्यादा रिस्क में इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें ऐसे प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करना है। मतलब हमें अर्निंग को बढ़ाते साथ में हमें रिस्क को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जब हम शेयर की प्राइस की बात करते हैं तो उसमें केवल अर्निंग ही डिसाइड नहीं करता मार्केट प्राइस को, उसके साथ में रिस्क भी डिसाइड करता है मार्केट प्राइस को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क को इग्नोर करता है। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो रिटर्न के साथ में रिस्क को भी कंसीडर करता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करना। एडवांटेज, एम्फेसाइज द लॉन्ग टर्म गेन। हम शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, क्योंकि शेयर की प्राइस जो अफेक्टेड होती है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से होती है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिल गया और उससे शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर हमें कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक ज्यादा प्रॉफिट मिलता रहे तो उससे शेयर की वैल्यू पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। रिकॉग्नाइज रिस्क और अनसर्टेनिटी, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे शेयर्स की वैल्यू में हम रिस्क को कंसिडर करते हैं। रिकॉग्नाइज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न और कंसीडर शेयर होल्डर रिटर्न, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस को फंड देने वाले कौन? शेयर होल्डर।
तो शेयर होल्डर को रिटर्न ज्यादा किससे मिलेगा? शेयर होल्डर को रिटर्न ज्यादा मिलेगा जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। प्रॉफिट इंक्रीज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। हमें रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, तब हम जाके शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है, इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिसएडवांटेज, मगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के भी कुछ डिसएडवांटेज है। फर्स्ट, ऑफर नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि क्लियर रिलेशन था, हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। बट यहां पर क्लियर रिलेशनशिप फाइनेंशियल डिसीजन का शेयर की प्राइस के ऊपर नहीं है, क्योंकि शेयर की प्राइस के ऊपर केवल प्रॉफिट से इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत सारे फैक्टर को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके से शेयर की प्राइस को इंक्रीज करेंगे। तो कोई नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। और सेकंड, इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। जैसा भी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक टारगेट फिक्स होता है कि हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमें किसको बढ़ाना है? शेयर प्राइस को, और शेयर प्राइस पर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। तो मैनेजमेंट को यह समझ नहीं आ पाता कि हमें बेसिकली करना क्या है, कितनी रिस्क लेनी है, कितना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट, ये जो लिखा हुआ है, इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ऐसा हो सकता है। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहां पर टारगेट फिक्स रहता है, हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, एक फिक्स टारगेट के साथ हम चलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में एक फिक्स डायरेक्ट टारगेट नहीं होता, क्योंकि शेयर की प्राइस एक फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियोरी के हिसाब से। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बहुत बार एग्जाम में थियोरी का पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सारी इंपोर्टेंस है। फर्स्ट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, टाइमली एक्विजिशन ऑफ फंड। जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें फंड उस समय अवेलेबल हो जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस करना, हमने चैप्टर भी प्रैक्टिकल में देखे, रेशियो एनालिसिस, इन सब से फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करते हैं। बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विद कैश इनफ्लो, कब रुपए देने हैं, उस समय हमारे पास कितना इनफ्लो कहां से आना है, अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, इन सब का एडजस्टमेंट करने का काम कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर। अवॉइड ओवर कैपिटलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे फाइनेंस फंक्शन, ये सारे बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट, इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। हमने चैप्टर भी पढ़ा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, मतलब कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट काम आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट काम आता है। In accounting, treatment of fund is based on accrual basis. In financial management, treatment of fund is based on cash flow basis. Chief focus of accounting is to collect data, and chief focus of financial management is on decision making. जो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कलेक्ट किए हैं, जो डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग ने कलेक्ट किए हैं, उन सारे डेटा के बेस पर फाइनेंशियल मैनेजर लेता है डिसीजन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा को कलेक्ट करना,
मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन डेटा के बेस पर डिसीजन देना, फाइनेंशियल डिसीजन देना। रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, जिसको फंक्शन भी कह सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कब रिक्वायरमेंट होगी, कितना अमाउंट हमें अरेंज करना है, इन सब का एनालिसिस करना, उसकी प्लानिंग करना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, इन सब का डिसीजन लेना। फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, फंड कहाँ से अरेंज करना है, कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कितना इक्विटी से अरेंज करना है, कितना प्रेफरेंस से अरेंज करना है, कितना डिबेंचर से अरेंज करना है, इन सब का डिसीजन लेना। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब का मैनेजमेंट करना। और रिस्क मैनेजमेंट, जरूरत से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा कि रिस्क बिजनेस में जीरो होनी चाहिए, जीरो रिस्क से बहुत कम रिटर्न मिलता है, तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बट एक लेवल से ज़्यादा रिस्क बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट करना, ये काम भी फाइनेंस मैनेजर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, या ये भी कह सकता हूं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। सबसे मेन होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या उसको कह सकते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, या तो सीएफओ कहते हैं या फिर उसको कहते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। उसके अंडर में एक होता है ट्रेजरर और एक होता है कंट्रोलर। ट्रेजरर के क्या क्या काम होते हैं, कैश मैनेजर, कैश का कलेक्शन करना, कैश का पेमेंट करना। क्रेडिट मैनेजर, कितना क्या उधार देना है नहीं देना है, इनको डिसाइड करना। कैपिटल बजटिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना। फंड रेजिंग मैनेजर, कहाँ से फंड रेज करना है वहाँ से फंड रेज करना। पोर्टफोलियो मैनेजर, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करना। पोर्टफोलियो का मतलब है हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। ये सब काम किसके होते हैं, ट्रेजरर के। कंट्रोलर, कंट्रोलर वैसे नाम से भी लगता है जो कंट्रोलिंग करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कंट्रोल करता है, जो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन का काम करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर, टैक्स मैनेजर, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, ये सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सब कंट्रोलर के कामकाज होते हैं। तो ट्रेजरर ये सारे काम करता है, कंट्रोलर ये सारे काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेजर होता है, हो सकता है ट्रेजर की भी अपनी एक टीम हो सकता है कंट्रोलर की भी अपनी एक टीम हो। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, नाम से भी लगता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज ए पोजीशन where cash inflow of a firm are inadequate to meet all its current obligation। हमारे पास इनफ्लो बहुत कम है जबकि हमें पेमेंट बहुत ज़्यादा देने, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। एंड व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जैसे ही है। इंसॉल्वेंसी बेसिकली मीन्स इनएबिलिटी ऑफ ए फर्म टू रीपे वेरियस डेप्ट एंड इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। कंटिन्यूसली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चलता रहे, किस पोजीशन में हम पहुंच जाते हैं, इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में हम पहुंच जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। एक कंपनी के ऑनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। मगर क्या शेयर होल्डर बिजनेस को मैनेज करते हैं, नहीं। शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं। मतलब बिजनेस डायरेक्टर का तो नहीं होता, मगर बिजनेस को रन कौन करता है, डायरेक्टर। जो भी डे टू डे वर्किंग है, जो भी बिजनेस की वर्किंग है वो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो यहां पर आती है दिक्कत एजेंसी प्रॉब्लम की। क्या होती है एजेंसी प्रॉब्लम? ऑनर ऑफ ए कंपनी शेयर होल्डर बट मैनेज्ड बाय मैनेजर, so there is chance that manager main goal is to maximize his own profit rather than company।
उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोनस कैसे मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेस कैसे मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा परक्विजिट कैसे मिले, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसको पर्सनल गेन दे सकता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि खुद को पर्सनली बेनिफिट करना, कंपनी को बेनिफिट हो उससे पहले वो अपने बेनिफिट को देखे, हो सकता है ऐसा। मैक्सिमाइज हिज ओन प्रॉफिट रेदर देन कंपनी। एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांस दैट मैनेजर मे प्लेस पर्सनल गोल अहेड ऑफ द गोल ऑफ द ऑनर। कंपनी के गोल, शेयर होल्डर के गोल से पहले वो अपना पर्सनल गोल रखे। अब एजेंसी प्रॉब्लम के लिए हमें बहुत सारी एजेंसी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एजेंसी कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट borne by the shareholder to monitor the manager and control their behavior। शेयर होल्डर को लगता है कि हम बिजनेस मैनेज नहीं करते, बिजनेस मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टर्स ने अपना पर्सनल गोल कंपनी के गोल से पहले रखा हो। तो क्या करें जिससे कि ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है ये कम हो सके या ख़त्म हो सके, और इसके लिए बहुत सारी कॉस्ट पे करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट यहाँ दे रखे, एडिशनल कॉस्ट बोर्न बाय द शेयर होल्डर टू मॉनिटर द मैनेजर, जिसको हम ऑडिट भी कह सकते हैं। बहुत बार इंटरनल ऑडिटिंग होती है, इंटरनल इंस्पेक्शन होते हैं, वो सब किसके लिए होते हैं? बेसिकली इस एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर। एजेंसी कॉस्ट, ये जो टाइप्स दे रखे हैं ये टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉस्ट है। टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉस्ट: मॉनिटरिंग करने की कॉस्ट, बॉन्डिंग करने की कॉस्ट कि मैनेजर तरीके से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है कि मैनेजर ने कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज को अपने पर्सनल गेन के लिए काम में लिया। स्ट्रक्चरिंग, हमने बिजनेस का स्ट्रक्चर इस तरह से सेट किया हो कि कहीं भी दिक्कत ज़्यादा नहीं हो सके, फ्रॉड ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब हमने इंटरनल चेक का सिस्टम किया है, बिजनेस का रीस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से किया है कि फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम हो जाए। इन सब में जो कॉस्ट लगती है वो सब एजेंसी कॉस्ट है। ये ज़्यादा डिटेल में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल में भी इसमें डिटेल के अंदर कुछ नहीं दे रखा, केवल टाइप ऑफ एजेंसी कॉस्ट में 4 नाम दे रखे हैं: मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रक्चरिंग। राइट, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड व्हाट इज एजेंसी कॉस्ट। रेमेडियल मेजर, एजेंसी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडियल मेजर हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लिंक्ड विद प्रॉफिट। ऐसा किया जाए कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन है वो प्रॉफिट से लिंक हो जाए। जैसे प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज मैनेजर का रेम्यूनरेशन। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैनेजर का रेम्यूनरेशन बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो मैनेजर का रेम्यूनरेशन भी नहीं बढ़ेगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उन सब पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करके हम एजेंसी प्रॉब्लम को कुछ कम कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। राइट, तो ये सब थियोरी के पॉइंट इस चैप्टर में दे रखे हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी थियोरी है इस चैप्टर की, और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थियोरी का है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।